चलिए अब हम स्टैंडर्ड 2 की बात करेंगे, जिसमें मेडिकेशन यूज पॉलिसी डेवलपमेंट की हम बात करेंगे। अच्छा, medication use is a complex process that comprises of sub-process of medication prescribing, ordering, order processing, dispensing, administration and effect monitoring। मैंने ये बात बताई थी, medication use process जो है वो पूरा हमारे पास जो है ये पूरा एक, जब से ड्रग प्रिस्क्राइब होती है और जब ड्रग पेशेंट ले लेता है उसकी इफेक्ट की मॉनिटरिंग तक जो है उस पूरे सिस्टम को, इस पूरे प्रोसेस को मेडिकेशन यूज पॉलिसी, मेडिकेशन यूज प्रोसेस कहते हैं। और इससे रिलेटेड जो भी पॉलिसी की डेवलपमेंट है वो हम स्टैंडर्ड 2 में पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, ये मैंने मतलब एक फिगर डायग्राम देखी बताई है, जिसमें आप पढ़ लेना, देख लेना। इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड, क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ई प्रिस्क्राइबिंग, ये सारे सिस्टम्स जो हैं आप मतलब बीच के जितने भी स्टेप्स है ना वो सारे इस प्रोसेस में आते हैं। हमारा ये टॉपिक है नहीं तो इसीलिए मैं इसको डिटेल में लेके नहीं जाऊंगी। ठीक है। अच्छा, हम पॉलिसी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। नंबर ए पे ये बात कही गई है कि वो कमेटीज जो डिसीजंस बनाती है, जिसमें हम डिसीजंस जो कि मेडिकेशन यूज से रिलेटेड डिसीजंस जो बनाती है, वो कमेटीज जो है उनके पास एक फार्मासिस्ट मेंबर जरूर होगा। इसमें इन कमिटीज में कौन कौन से हमारे पास जो है कमिटीज आ जाती है। हमारे पास इन्फेक्शन कंट्रोल, पेशेंट केयर, मेडिकेशन यूज एंड इवैल्यूएशन, मेडिकेशन सेफ्टी, न्यूट्रिशन, पेन मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमिटीज, एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड। ठीक है, अच्छे से देखो ना, ये पहले वाले से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें एक्सेट्रा नहीं लिखा हुआ। इसमें तुम्हें इस बात को नोटिस करना है, इसमें स्पेसिफिक उन कमिटीज को बताया गया है। इससे पहले जो हम कमिटीज की लिस्ट पढ़ रहे थे उसमें बहुत सारी कमिटीज थी, कमिटीज थी। ठीक है, ये वो स्पेसिफिक कमिटीज हैं जो एएसएचपी के मुताबिक इन्वॉल्व है मेडिकेशन यूज से रिलेटेड, जो डिसीजंस बनाती है। ठीक। अच्छा, अब इन थर्ड पॉइंट ये है कि फार्मासिस्ट इन सारी पॉलिसीज की डेवलपमेंट पे इन्वॉल्व होगा। इससे रिलेटेड जो भी डिसीजंस बनाए गए उनकी डेवलपमेंट, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको असेस करना, असेस से मुराद क्वालिटी असेसमेंट या इवेलुएशन करना, उनके केयर प्लान्स को उसको चेक करना, उसको देखना, उसको रिव्यू करना, मींस प्रोटोकॉल, क्रिटिकल पाथवेज जो है हमारी डिजीज स्टेटमेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम, क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस, इन सब में फार्मासिस्ट की जो है इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस में तो बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि हॉस्पिटल से रिलेटेड जो भी हमारे पास एक ट्रीटमेंट प्लान बना हुआ होता है या क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस होती हैं, उसमें हाँ एक तो फार्मासिस्ट बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। और मैनेजमेंट में अगर डिजीज मैनेजमेंट के लिए जो हमारे पास प्रोटोकॉल्स रखे गए हैं, तो उसमें भी फार्मासिस्ट की इन्वॉल्वमेंट से हमें ये फायदा हो सकता है कि फार्मासिस्ट को ड्रग्स के बारे में बहुत ज़्यादा पता होता है, ड्रग ऑप्शंस के बारे में बहुत ज़्यादा पता होता है और ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में पता होता है। तो फार्मासिस्ट वहाँ पे उनको अगर वो असेस करता है उन प्लान्स को, तो वो उसकी गलतियां उसको और बेहतर बना सकता है हर लिहाज से। ठीक है, हमारे पास जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, ये ऑर्डर सेट्स हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो भी रखे हुए ऑर्डर्स हैं, जो ऑर्डर्स बने हुए हैं, ऑर्डर सेट्स मींस फाइल ऑफ ऑर्डर्स दैट इन्वॉल्व मेडिकेशन थेरेपी। ठीक है, इन सब में फार्मासिस्ट का होना जरूरी है। के बाद हमारे पास फॉर्मुलरी मैनेजमेंट आ जाती है। फॉर्मुलरी मैनेजमेंट, ड्रग फॉर्मुलरी हमें पता है क्या है, फॉर्मुलरी, मेडिकेशन थेरेपी, मोनोग्राफ्स, नॉन ड्रग सब्सटेंसेस, इन सब के बारे में हम बात करें। नॉन ड्रग सब्सटेंसेस देख लो कि एएसएचपी के मुताबिक वो ड्रग्स जो जो इंटेंडेड नहीं है उस चीज के लिए, नहीं, जबकि इसकी डेफिनेशन भी अपने डॉक्यूमेंट में इन्होंने प्रोवाइड की है, जो कि मैंने इन स्लाइड्स में मेंशन की है। जो कि ऑफ लेबल ड्रग्स जिसे हम कहते हैं, वो ड्रग्स जो हाँ एफडीए ने अप्रूव नहीं की उस ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन हम उन्हें उन ट्रीटमेंट्स के लिए यूज कर रहे हैं। ऐसे नॉन ड्रग सब्सटेंसेस के बारे में बात की गई है। फॉर्मुलरी, अच्छा, वेल कंट्रोल एक फॉर्मुलरी एक बहुत ही वेल कंट्रोल्ड होगी। मेडिकेशन जो उसमें मेंटेन होंगी वो रेगुलरली अपडेट होंगी, अपडेटेड रहेंगी पीएनडी फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी की, जो हॉस्पिटल की कमेटी होती है उसके साथ उसके थ्रू। और जो है अच्छा, जो इम्पैक्ट आ रहा है, जो कंप्लाइंस है फॉर्मुलरी का, उस भी हम रिव्यू करते रहेंगे। जो कंप्लाइंस आ रहा है या इम्पैक्ट, इम्पैक्ट से मुराद के अब जो हमने फॉर्मुलरी डेवलप कर ली, ठीक है, अपनी फार्मेसी के लिए, आपको आया कि वो हॉस्पिटल्स में फॉलो हो भी रही है या नहीं, ठीक है, उसको हम पीरियडिकली रिव्यू करेंगे। हो सकता है कुछ डॉक्टर्स तो प्रेफर ही ना करते उन पेन मेडिकेशन को जो हमने अपनी फॉर्मुलरी में रखे हुए। ठीक है, हम उन्होंने पीएनटी कमेटी जो है वो रिव्यू भी करेगी और
सेफ्टी इन्फॉर्मेशन के लिए रिव्यू भी करेगी और देखती भी रहेगी, उसे अपडेट भी करती रहेगी। ठीक है, अपडेट वो किसी भी तरह से कर सकती है। हो सकता है जैसे अभी ये हुआ था हमारे पास, आई गेस रेनेटी थी, जब हमारी बैन हुई थी तो हमने अपनी फॉर्मेलिटी से उसे हटा दिया था। ठीक, तो ये चीजें। अच्छा, पीएनडी कमिटी शैल बी रिस्पांसिबल फॉर डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग वेल रिटन क्राइटेरिया for drug product selection, which shall address formulary requests for medication intended for use in special population. ठीक है, अच्छा वो डेवलप और मेंटेन करेंगे वो क्राइटेरिया ड्रग प्रोडक्ट सिलेक्शन का, कि हम ड्रग प्रोडक्ट सिलेक्ट कैसे करेंगे, ये क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे। अच्छा, कुछ अच्छी फार्मेसीज में उनके पास एक सेपरेट टेस्टिंग सिस्टम भी, टेस्टिंग रूम्स भी मौजूद होते हैं, जो कि एक रिक्वायरमेंट अभी तक नहीं हमने पढ़ी है कि एएसएस की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर ऐसा हो, जो मैं समझती हूँ एक बेहतर तरीका होगा कि हम मेडिकेशन की क्वालिटी हम थ्रू डिफरेंट टेस्ट टू डिफरेंट डिवाइसेस हम चेक कर सकते हैं, जो कि हमारी इंडस्ट्रीज में यूज हो रही होती है। दैट्स व्हाट आई थिंक। हम जैसे हमारे पास जो लैब यूनिट्स, लैब लैब में, हमारी फार्मास्यूटिकल लैब्स में भी आपने देखा होगा, तो छोटे यूनिट, छोटे लेवल के हमारे पास डिसइंटीग्रेशन टैबलेट्स वगैरह या फिर डिसोल्यूशन मशीन है हमारे पास। उसके बाद फिर जो हमारे पास फूड्स वगैरह उनमें, और या फिर हम इफेक्टिव इंडेक्स चेक कर सकते हैं, किसी तरह छोटे इंस्ट्रूमेंट से हम उससे चेक कर सकते हैं ड्रग की क्वालिटी वगैरह। प्रोडक्ट सिलेक्शन इससे भी आसानी हो जाएगी, या प्रोडक्ट सिलेक्शन ड्यूटी फार्मेसी में इस तरह से हो रहा होता है कि हम प्रोडक्ट पेशेंट के रिव्यू से, जो पेशेंट का रिव्यू जो आ रहा है हमारे पास, फीडबैक आ रहा है, हम उसके हिसाब से प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, या फिर जो हमारे डॉक्टर्स का फीडबैक आ रहा है हम उस हिसाब से प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम जो है अच्छा वो फॉर्मुलरी रिक्वेस्ट जो है एड्रेस, जो फॉर्मुलरी रिक्वेस्ट जो डॉक्टर और पेशेंट की तरफ से आ रही है और स्पेशल पॉपुलेशन के लिए जो यूज हो रही है, उस हिसाब से हम क्या कहते हैं क्राइटेरियाज बनाएंगे। अच्छा, पीएनडी कमेटी जो है मेडिकेशन परचेज में भी हेल्प करेगी, ऐसे क्राइटेरिया सेट करेगी, डेवलप करेगी, स्पेसिफिकेशन सेट करेगी, जो हमें प्रोडक्ट परचेजिंग और उससे रिलेटेड सप्लाईज में हेल्प करेगी। अच्छा ये और जो है फार्मेसी जो है डिसेमिनेट करेगी फॉर्मुलरी को थ्रू इलेक्ट्रॉनिक, by electronic preferred any other means to meet the needs of healthcare professionals। disseminate मतलब डिवाइड करना और जो है इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना थ्रू आउट दी हॉस्पिटल हेल्थ केयर स्टाफ, ताकि उनको पता हो कि जो इलेक्ट्रॉनिक इसीलिए क्योंकि ताकि उसका रिकॉर्ड हमेशा रहता है, ईमेल्स का रिकॉर्ड हमारे पास काफ़ी अरसे तक रह सकता है, हद तक हम उन्हें इंटेंशनली डिलीट ना करें। तो इलेक्ट्रॉनिक मेथड के बारे में बताया, इलेक्ट्रॉनिक मेथड इसलिए प्रेफर्ड है rather than बोर्ड्स वगैरह, क्योंकि बोर्ड्स बार बार कोई चेक नहीं कर सकता, हर किसी के पास अपना सिस्टम मौजूद होता है जिसके थ्रू वो चेक कर सकता है। अच्छा, डाइटरी सप्लीमेंट्स के यूज के लिए भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होंगे और अल्टरनेटिव थेरेपीज हम एज फार्मासिस्ट ये बात हमें पता होनी चाहिए, और हमें इस बात की अवेयरनेस होनी चाहिए कि इवन डाइटरी सप्लीमेंट्स भी हर लिहाज हमेशा हर पेशेंट को के लिए नहीं होते। ठीक है, नहीं हो सकते, हम कैल्शियम हम कब नहीं खा सकते, हम किन दवाओं के साथ नहीं खा सकते, हम आयरन कब नहीं ले सकते, ठीक है, दूध दही कब नहीं ले सकते, किन दवाओं के साथ, कैल्शियम हमारे डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं। अच्छा कौन से अच्छा किन दवाओं के साथ हम प्रोटीन नेचर के डाइटरी सप्लीमेंट्स जो है नहीं ले सकते। ठीक है, हमें एज अ फार्मासिस्ट इस बात की प्रॉपर नॉलेज भी होनी चाहिए और अवेयरनेस भी होनी चाहिए, और जैसे कैल्शियम हम अवॉइड करें, अगर फॉर लॉन्गर टाइम भी हम उसे अवॉइड करें पेशेंट को देना, तो ज़्यादा बेहतर है। उससे बोले कि अपनी डाइट इम्प्रूव करें। ठीक है, हम एटलीस्ट गाइड कर सकते हैं अगर कोई पेशेंट विदाउट प्रिस्क्रिप्शन को लेके जा रहा है। ठीक है, there shall be policies and procedures for the procurement, control and use of non-formulary medications required for patient care। यानी जो फॉर्मुलरी में हमारे पास नहीं है मेडिकेशंस पेशेंट केयर के लिए जरूरी है, ऐसी चीज़ों की प्रोक्योरमेंट यानी खरीदो फरोख्त और उनसे डीलिंग वगैरह, कंट्रोलर उनके यूज को भी पीएनटी ही हैंडल करेगी, उसके पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स भी पीएनटी ही बनाएगी। अब हमारे पास मेडिकेशन थेरेपी मोनोग्राफ्स है।
मोनोग्राफ्स हम जानते हैं क्या है, मेडिकेशन थेरेपी मोनोग्राफ मेडिकेशन के लिए जरूरी है ताकि डिसीजन मेकिंग में आसानी हो पीएनटी कैंप मेंबर्स के लिए। जब भी कोई मीटिंग सेट होगी तो अगर हमारी फॉर्मुलरी मोनोग्राफ्स जो है वो प्रॉपर्ली डेवलप्ड है तो हमें डिसीजन लेने में किस चीज़ को फॉर्मुलरी से हटाना है किसको नहीं हटाना उसमें हमारे लिए आसानी होगी। उसके बाद एविडेंस को, अगर हम जो मोनोग्राफ्स को एविडेंस गैदर्ड एविडेंस के थ्रू हम मोनोग्राफ्स बनाए बनाना हमारे लिए जरूरी है, या बहुत ही एडवांस लिटरेचर या पीयर रिव्यूड लिटरेचर के हिसाब से हम अगर अपने मोनोग्राफ्स को अपडेट करें तो ज़्यादा बेहतर है। अभी रिसेंटली मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, आई डोंट नो द नेम ऑफ द हॉस्पिटल, लेकिन एक फार्मासिस्ट ने मुझसे हेल्प मांगी थी अपने हॉस्पिटल की फॉर्मुलरी मैनेजमेंट में फॉर आईवी मेडिकेशन। तो आईवी मेडिकेशन में मैंने हेल्प किया था, पूरा डॉक्यूमेंट सेट किया था। इसमें हमने ना कैसे फॉर्मुलरी और मोनोग्राफ्स बनाए थे, उसके साथ हमने कीज भी बनाई थी, बहुत अच्छी, मतलब बहुत डिटेल वर्क था, पेड वर्क था। तो इसके ऊपर काम किया था। मुझे वो भी एक बहुत अच्छा तरीका लगा एक हॉस्पिटल के लिए चीज़ें डेवलप करने वाला। एक क्विक रिव्यू भी है और इस तरह की कमेटी मीटिंग्स में वो बहुत हेल्पफुल हो सकता है वो वाला रिकॉर्ड। ठीक है, अच्छा। अच्छा, इसमें अब मोनोग्राफ्स में हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए उसके बारे में बताया गया है, और रिस्क असेसमेंट को के बारे में ये बताया गया है कि उसको एरर की लाइकलीहुड को भी, मतलब प्रोबेबल एरर्स को भी जो है हमें बताना है, और जो इंजरी के रिस्क हैं उनको भी वो अपनी जो है मोनोग्राफ्स में आप लोग इन्वॉल्व करें, इंक्लूड करें। इसके बाद फिर हमारे पास नॉन ड्रग सब्सटेंसेस आ जाती हैं। नॉन ड्रग सब्सटेंसेस वो ड्रग सब्सटेंसेस जो एफडीए से अप्रूव्ड है, एफडीए से अप्रूव नहीं हुई है, लेकिन या फिर मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी या कोई ऑफ लेवल ड्रग भी हो सकती है। ठीक है, हम एफडीए की के हिसाब से उसे यूज नहीं कर रहे, जस्ट इसको सिंपल ये याद कर लो। उनको उनकी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स उसके लिए भी होने चाहिए कि हम अगर कोई ऐसी दवा ला रहे हैं जो एफडीए से अप्रूव नहीं है तो हमें हम तमाम फार्मेसी मेंबर्स की अप्रूवल लेना होगा, और वो अप्रूवल डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है, जैसे फार्मेसी डायरेक्टर विदाउट किसी हेल्प के या सबके सारे हेल्थ प्रोफेशनल्स की हेल्प से कोई चीज ऐसी ही फार्मेसी में नहीं ले आएगा। ठीक है, उसके बाद अच्छा, जो वो चीजें, वो सब्सटेंसेस जो फार्माकोलॉजिकल और मेडिकल इफेक्ट के लिए इंटेंडेड है और ये सब्स्टिट्यूट है, वो फार्मेसी के कंट्रोल में आएंगी। even in though they are not drugs, they are biologicals और chemicals, जिनकी जो है जिनका जो पर्पस है वो डायग्नोसिस या क्योर वगैरह में के लिए भी हो सकता है। दे आर नॉट एक्चुअली ड्रग्स बट दे आर नॉट एक्चुअली ड्रग्स जो मेडिसिन जैसी ड्रग्स, बट दे आर इंटेंडेड फॉर फार्माकोलॉजिकल एंड मेडिकल एस्पेक्ट्स। जैसे हम इसके साथ भी ले सकते हैं कि फार्मेसी के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोड्स वगैरह और सर्जिकल सप्लाईज भी मौजूद होते हैं वहाँ पर। ये सब कुछ हम फार्मेसी में पढ़ते भी हैं, फार्मेसी में आता भी है, लेकिन ये हम सिर्फ मेडिसिन को नहीं डील कर रही होती। फार्मेसी फार्मेसी हर तरह के प्रोडक्ट्स रखती है। ठीक है, अब वो हमारे पास टॉपिकल्स भी ऐसे हो सकते हैं जो कि कॉस्मेटिक टॉपिकल्स हैं जिनको हम यूज कर जिसका भी होल्ड फार्मेसी के पास होगा। ठीक है, इसके बाद हर चीज डॉक्यूमेंटेड होगी ताकि कल को कोई प्रॉब्लम ना हो। डॉक्यूमेंटेड चीज, उसका रिकॉर्ड हर चीज का मेंटेन रहेगा ताकि कोई रिस्क वगैरह ना रहे। इसके बाद ड्रग इंफॉर्मेशन। अच्छा, हमने फॉर्मुलरी मैनेजमेंट की बात कर ली, हमने इसके सारे एस्पेक्ट्स भी पढ़ लिए। अब जो है हम ड्रग इंफॉर्मेशन के ऊपर बात करेंगे, ड्रग इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, जिसमें हमारे पास ड्रग इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट और डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन आ जाती है। ड्रग इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट को हम पढ़ेंगे कि फार्मासिस्ट जो प्रोवाइड करेगा इंफॉर्मेशन वो बहुत एक्यूरेट और कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए टू ऑल दी हेल्थ केयर स्टाफ एंड केयर गिवर्स अवेलेबल इन दी हॉस्पिटल्स और पेशेंट्स एज वेल, और पेशेंट के केयर गिवर्स। ठीक है, और जो ड्रग इंफॉर्मेशन की जो रिक्वेस्ट हैं उनको एड्रेस किया जाएगा इन अ वेरी टाइमली एंड एक्यूरेट मैनर, और जो है पूरी असेस
और कॉल रिस्पॉन्सेस की क्वालिटी को भी असेस किया जाएगा। इसका प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। यानी जैसे यूजली कॉल सेंटर में जिस तरह से होता है कि अगर हम ड्रग इन्फॉर्मेशन हम कॉल्स के थ्रू पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस टीम होती है जो कि वो कॉल असेस कर रही होती है, ठीक है, उसकी क्वालिटी वगैरह चेक कर रही होती है, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिकली पेशेंट को दे रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड रखते हैं और उसको असेस करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। Similarly, dissemination of drug information. Drug information को हमें प्रोवाइड कर फार्मेसी को करना है टाइमली एक्यूरेट मैनर में भी, और अपडेटेड रखनी है सारी इंफॉर्मेशन थ्रू पब्लिकेशंस, प्रेजेंटेशंस एंड प्रोग्राम्स। अब वो थ्रू प्रेजेंटेशन हो या प्रोग्राम्स रखे गए हो, तो ड्रग इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी है हॉस्पिटल और हेल्थ केयर स्टाफ में। और जो है टाइमली डिसमिनेशन होगी, यानी अगर कोई अपडेट आती है तो फॉरन टाइमली दिया जाए, क्योंकि हॉस्पिटल में हमेशा 24 आवर्स काम हो रहा होता है। अगर टाइमली नहीं दिया गया, अगर एक दिन भी डिले हो गया, तो एक दिन में कितने पेशेंट्स आके वो दवा ले जाएंगे। जब FDA या किसी एक्रेडिटेड बॉडी से हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि हमारे पास हमारा जो ड्रैप है कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि किसी ड्रग को बैन करने को, अगर वो प्रॉपर्ली डिसमिनेट ना हो सकी, कोई नई इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट ना हो सकी, तो डॉक्टर एक दिन में कितने ही पेशेंट्स इस चीज के नुकसान का शिकार हो सकते हैं, ठीक। अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को प्रेफर किया गया है क्योंकि वो बहुत टाइम जिसमें टाइम का इशू नहीं होता, उसकी एक्सेसिबिलिटी और उसकी यूज बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। अच्छा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फार्मासिस्ट शैल प्रोवाइड पेशेंट स्पेसिफिक ड्रग इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट एंड कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन, अप टू डेट ड्रग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और फार्मासिस्ट को अवेलेबल भी होनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट बुक्स, इन द फॉर्म ऑफ करंट पीरियोडिकल्स, रिसर्च आर्टिकल्स, अगर वो करंट जो ड्रग इंडेक्सेस हैं वो। उसके बाद फिर हमारे पास जितने क्या कहते हैं, हाँ, ये सारी इंफॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल होनी चाहिए फार्मासिस्ट को, और लोकेटेड होनी चाहिए पेशेंट केयर एरियाज। यानी अब कोई पेशेंट आके कुछ पूछता है तो मेरे पास इतना इतना टाइम नहीं होगा कि मैं सोचूं, रेडिली अवेलेबल नहीं होगी तो मैं रिक्वेस्ट सेंड करूंगी ये बुक मुझे चाहिए, उसमें ये इन्फॉर्मेशन, इस तरह की इंफॉर्मेशन इस बुक में होती हैं, और ये बुक हमें प्रोवाइड की जाए तो हम 2-3 दिन बाद, एक हफ्ते बाद उस बुक के आने पे या उस सॉफ्टवेयर के उस ई बुक को डाउनलोड होने का वेट करें, ठीक है, हम ये नहीं कर सकते। और पेशेंट को एडमिनिस्टर नहीं की जा रही होगी इंफॉर्मेशन, वो कोई भी मेडिकेशन अनटिल एंड अनलेस फार्मासिस्ट से या किसी उनके डॉक्टर से नर्सिंग स्टाफ को प्रॉपर एजुकेशन क्या कहते हैं प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना मिली हो, नर्स प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड ना हो उस दवा के बारे में, और इन्फॉर्म्ड इन द सेंस ऑफ कि आपको ऑर्डर जो मिला है आपको उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, क्लियर इन्फॉर्मेशन ना हो, या फिर और दूसरी चीजें कि उसके थेरेप्यूटिक यूज, उसके एडवर्स इफेक्ट वगैरह की भी इंफॉर्मेशन नर्स के पास होनी चाहिए, ताकि रीचेक हर लिहाज से होता रहे बार बार एक ड्रग, ठीक है। अब हम स्टैंडर्ड 3 पे आएंगे। स्टैंडर्ड 3 से अच्छा, स्टैंडर्ड 2 तो मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। स्टैंडर्ड 3 में नेक्स्ट लेक्चर के थ्रू आप लोगों को पढ़ाऊंगी। तो